जब धरती पे पहली सेल आई तो उसके अंदर लिविंग सेल के गुण थे। और लिविंग सेल के गुण क्या होते हैं? जो मेटाबॉलिज्म होता है, खाना पीना, और रिप्रोडक्शन, यानी कि अपनी कॉपी बना सकना या बच्चे पैदा करना। लेकिन अब साइंटिस्ट लोगों को एक नई चीज़ पता चली है कि जो लिविंग दुनिया है, जो पहली सेल है, उसके बनने से पहले भी कुछ केमिकल्स थे जिन्होंने लिविंग सेल्स के कैरेक्टर्स को शो करना शुरू किया था। ये रिप्रोड्यूस कर सकते थे, अपनी कॉपी बना सकते थे, और यहीं से जीवन की शुरुआत हुई। ऐसे दो मॉलिक्यूल्स हैं आज की दुनिया में जिन्हें हम जानते हैं जो कि रेप्लिकेट कर सकते हैं। एक है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है प्रोटीन। तो कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर इनमें इसके अलावा कुछ भी दूसरा फीचर नहीं होता। और कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर दरअसल वो एक सिर्फ केमिकल है। जैसे कि यहाँ टेबल पे पड़ा हुआ ये पेपर है, इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, लेकिन ये खुद कुछ नहीं कर सकता, ये यहीं पड़ा रहेगा। पर अगर इसे किसी प्रिंटर में डाल दिया जाए, वो प्रिंटर नॉन स्टॉप कॉपी बना सकता हो, तो ये पूरा रूम थोड़ी देर में कॉपीज से भर जाएगा, जिसमें कि सेम इन्फॉर्मेशन होगी जो इस पेपर पे है। ऐसे ही ये मॉलिक्यूल्स काम करते हैं, और इनमें से एक है वायरस। और इसीलिए वायरस को नॉन लिविंग या लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की चीज़ कहते हैं। इसके पास होता है डीएनए, आरएनए, जो कि न्यूक्लिक एसिड है, और उसके ऊपर होता है प्रोटीन कोड। लेकिन वायरस से भी छोटे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास ये प्रोटीन कोड भी नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और इन्हें बोलते हैं विरियोइड्स। ऐसा ही एक वेरियोइड है हेपेटाइटिस डी का वायरस, जो कहते हैं कि कंप्लीट वायरस नहीं है, बल्कि उसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ वायरस से भी पुराने प्रिमिटिव केमिकल मॉलिक्यूल जैसा है। ऐसी ही एक बीमारी है कुरू, और ये होती है प्रियॉन से, प्रोटीन के एक छोटे टुकड़े से। अफ्रीका में और पापुआ न्यू गिनी में इस बीमारी के जब एपिडेमिक्स आए तो साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, तो उन्हें कोई भी छोटा से छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिला। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जैसी कोई चीज़ नहीं मिली। पर उन्हें एक एबनॉर्मल प्रोटीन मिला हर बार हर बीमार व्यक्ति के अंदर। ये प्रोटीन माइंड में जाता है और कुछ वहाँ पर ऑल्टरेशन शुरू करता है, आसपास के प्रोटीन्स को भी अपने जैसा बना लेता है, बदल देता है। तो माइंड की फंक्शनिंग बदल जाती है और पेशेंट्स में ट्रेमर्स आने लगते हैं। अफ्रीका की भाषा में कुरू का मतलब होता है कि कांपना, ट्रेमर्स। तो पेशेंट को मिर्गी जैसे झटके आने लगते हैं, और साथ ही ब्रेन में जो लॉफिंग स्विच है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो इसलिए इसे लॉफिंग सिकनेस भी बोलते हैं। पेशेंट बीच में अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और अंत में इससे मौत जाती है। तो ये हंसते हंसते मार देने वाली बीमारी है कुरू, जो कि एक प्रोटीन से होती है, और ये प्रोटीन प्रियॉन्स कहलाते हैं। ऐसे ही एक और बीमारी है जिसे हम फेमिलियल फेटल इंसोमिया कहते हैं, यानी कि एक परिवार में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कभी नहीं सोएंगे, और कई सालों तक नहीं सोने के बाद फेटल है, यानी कि मर जाएंगे। ये बीमारी भी एक खास तरह के प्रोटीन की वजह से होती है, जिसे प्रियॉन कहते हैं। तो अब साइंटिस्ट लोगों के पास एक अलग दुनिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी छोटे इन केमिकल स्ट्रक्चर्स की, जो कि न सिर्फ लिविंग जैसे ये फीचर दिखा रहे हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो बीमारियां भी करते हैं। वो प्लांट्स में बीमारियां करते हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की होती है, वो ह्यूमंस में बीमारियां करते हैं जो कि तरह तरह के सिम्टम्स दिखाती हैं। और जब हम ढूंढने जाते हैं किसी वायरस को या बैक्टीरिया को, तो वो हमें नहीं मिलता। वहाँ पर हमें सिर्फ कुछ एबनॉर्मल न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं, कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन मिलते हैं, जो कि खुद ये प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। और इनकी एक और भी खासियत है कि इन्हें आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब वायरस की तरह से हैंड सैनिटाइज़र से इन्हें नहीं मार सकते, या फिर गर्म करके भी नहीं मार सकते। अगर आप खाना गर्म तेल में कुक कर रहे हो या स्टीम में कुक कर रहे हो, तब भी ये प्रोटीन इतने स्टेबल होते हैं कि ये डैमेज नहीं होते। तो आप इसे खाएंगे तो ये आपके ब्रेन में पहुंचेगा और आसपास के प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल अपनी तरह बदल देगा, और बीमारी की शुरुआत होगी। ये सारी की सारी बीमारियां स्लो वायरल डिजीज़ के रूप में पहले कैटेगराइज थी, लेकिन अब इन्हें विरियोइड बॉर्न डिजीज़ या प्रियॉन डिजीज़ बोला जाता है।